जैसे हम आपकी देशना सुनते हैं तो आप भी एक इन्फ्लुएंस तरीके से हो जाता है ना हमें कि एंटी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि बाहर की इन्फ्लुएंस है तो उसको काटने के लिए एक एंटी इन्फ्लुएंस है, तो वो ओपननेस आ जाता ना कि वो आपके देशना को सुनने की। तो वो ओपननेस लगता है, मुझे तो लगता है कि बाहर के इन्फ्लुएंस से भी शायद उसी ओपननेस से वो भी इन्फ्लुएंस कर जाए, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ना हमें सुनने में या इन्फ्लुएंस जो ले रहे या संग साथ में सब। हाँ, एक्चुअली बात ये है ना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया मतलब उस इन्फ्लुएंसेस के प्रति हम एग्री हैं। अभी तो बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बताते कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शिक्षा ज़रूरी है, वह ज़रूरी है। ऐसे हज़ार इन्फ्लुएंसेस हैं और उसके प्रति अपना जो है वहाँ पर डर, भय या किसी भी कारण से रेजोनेंस बन रहा है। वो रेजोनेंस बन रहा है भय के कारण। ज़्यादातर जो रेजोनेंस है भय और लोभ पे आधारित है ना। ग्रीड एंड फियर उस पे आधारित इन्फ्लुएंसेस हैं। और ये इन्फ्लुएंसेस ऐसा है जो ग्रीड और फियर के कारण नहीं है। ये रेजोनेंस जो है प्रेम के कारण है ना। प्रेम के कारण ये रेजोनेंस बनता है और ये बहुत गहरा रेजोनेंस होता है। और ये रेजोनेंस क्या करता है कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इन्फ्लुएंसेस को लेंगे और ये इन्फ्लुएंसेस हमें क्या करेंगे, ग्रीड और फियर के साइकिल से बाहर निकालेंगे। तो ग्रीड और फियर के साइकिल बहुत स्ट्रांग है ना। अपना जो है नाभि और बहुत सारे चक्रों के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है, उनको जो है अनअलाइनमेंट किया हुआ है। तो अलाइनमेंट के लिए जो है फिर हम रेजोनेंस में आते हैं, समर्पण करते हैं कि हम इस इन्फ्लुएंस को स्वीकार करते हैं और ये इन्फ्लुएंस तोड़फोड़ करेगा। कौन सा तोड़फोड़ करेगा? जो जो भय और लोभ के जो भी अपना बने हुए हैं संस्कार, है ना, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं फियर एंड ग्रीड वाले, उनको ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिस्ट्रॉय करेगा तो डिस्ट्रॉयनेस के लिए हम एग्री हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस ऐसा है जो तोड़ने वाला इन्फ्लुएंस है। और इसमें दोनों चीज़ें होंगी, उस समय संशय भी आएगा और हम उसको बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो भी संपत्ति की तरह महसूस होता है। जो भी इन्फ्लुएंसेस का एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसेस हमारे अंदर एक्टिवेट है और एक उसने अपनी एक अलग किस्म की हार्मनी डेवलप करके रखी हुई है, अपनी इंटरनल हार्मनी। तो वो लगता है कि नहीं, ये हमारी इनर बीइंग है, ये हमारी बीइंग है, वो एक फाल्स बीइंग की तरह बिहेव करती है। उस फाल्स बीइंग को जो है तोड़ना है और तब हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर बहुत आसान काम नहीं है, सरेंडर आसान काम नहीं है। ऐसा जो बहुत सारे लोग हैं और वो अपना धीरे धीरे रेजोनेंस में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरेंडर हो गया है ऐसा नहीं है। सरेंडर बहुत टेढ़ा काम है। तो सरेंडर जब पूरा होगा तब जा कर के फिर जो है वह हमारा इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांगली काम करेगा और वह इन्फ्लुएंस जो है सबको तोड़ देगा, पूरे उन ढांचों को तोड़ देगा, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा जो फियर एंड ग्रीड्स के सहारे जो है लगातार पूरे सभ्यता ने हमें दिए हुए हैं। और वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो उसमें सतर्क नहीं रहना है। सतर्क रहने का मतलब तो हम अपना बचाव कर रहे हैं। वहाँ जब रेजोनेंस हो गया एक बार तो वहाँ तो सरेंडर करना है ना, सतर्क नहीं होना है, उसको आने देना है। सतर्क रहोगे, ज़्यादा अलर्ट रहोगे तो वो तो और अपना उसको मतलब बैरियर क्रिएट कर रहे हो ना। उसके लिए बैरियर नहीं क्रिएट करना है, वहाँ सरेंडर होना है। मालूम है कि ये चीज़ जो है मेरे समझ में भी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे तोड़ देगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन हम तब भी एग्री हैं, ठीक है तोड़ देगी तो तोड़ देगी। सतर्क रहोगे तो फिर तोड़ने नहीं दोगे। तो वो इन्फ्लुएंस जो एंटी इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। और इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस से ही तोड़ा जा सकता है। वह जो इन्फ्लुएंस है, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस से ही तोड़ा जा सकता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस चाहिए। और इसको इन्फ्लुएंस को अंदर अपना जो है मार्ग देना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। रास्ता देने के लिए सतर्कता जो है, वो सतर्कता एक अलग किस्म की सतर्कता हो जाएगी। वो तो बैरियर की तरह क्रिएट करेगी ना, बैरियर की तरह काम करेगी ना। वहाँ सतर्क नहीं होना है, वहाँ सहज होना है और स्वीकार्यता का भाव। सरेंडर का मतलब यही है ना कि ये चीज़ मुझे लग रही है कि मुझे नुकसान करेगी, तब भी मैं एग्री हूँ, क्योंकि मेरा रेजोनेंस है। ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे। सही नहीं लग रहा है तो भी ठीक है, गड़बड़ लग रहा है तो भी ठीक है, इनका ये भी ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है, मन में संशय पैदा हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं होने दो। हम इनको लिए एग्री है, हम इनको भीतर प्रवेश करना देना चाहते हैं, इनकी देशना को भीतर प्रवेश करना देना चाहते हैं। और जो भी टूट फूट है हम उसके लिए राजी है, एग्री हैं। और कुछ है इससे
हाँ नहीं, ये बात मेरा क्वेश्चन ये था कि बाहर के इन्फ्लुएंस आपके तो ठीक है, लेकिन बाहर के इन्फ्लुएंस जो है मतलब आपके तरफ तो ओपननेस है, हाँ लेकिन दूसरी तरफ वो ओपननेस तो रहेगा नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ना, मतलब वैसे भी वो ओपननेस तो रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर यदि ओपननेस है, सरेंडर का मतलब यही है, रेजोनेंस का मतलब है कि ओपननेस है। अब यदि ओपननेस है अपने सदगुरु के प्रति ओपननेस है, तब जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, अब वह पुराने जो संस्कार हैं वह तो ओपन है उनके लिए, उन्होंने तो उनको मार्ग दिया हुआ है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ये यदि भीतर जाते हैं तो ये वहाँ पर जाकर के एक रक्षा कवच बनाएंगे कि उनको फिर नहीं आने देंगे। जितना यदि रेजोनेंस स्ट्रांग होगा और जितना इस देशना को भीतर जाने दोगे, तब जाकर, क्योंकि वो पुराने संस्कार तो उन्होंने मार्ग बनाया हुआ है, वो तो मार्ग बनाए रखेंगे, वो उन इन्फ्लुएंसेस को आने ही देंगे, आने दो आने दो आने दो आने दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हमने जो बात करी देशना, वो थोड़ा सा कई लोगों को हजम नहीं हो पाती। हम कहते हैं पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य, कि व्यवहारिक सत्य को भी निभाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि जहाँ तक ये व्यवहारिक सत्य है वहाँ तक उसको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको अभिनयपूर्वक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है ना, उसके लिए विवेक की ज़रूरत है। विवेक से, एक राइट इंटेलिजेंस से उसका यूज़ करो, तो फिर जो है तब जाकर के भीतर एग्रीनेस आती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यवहारिक सत्य तो कुछ होता ही नहीं है जी, होता तो सिर्फ पारमार्थिक सत्य होगा। अरे व्यवहारिक सत्य भी एक चीज़ है। क्या चीज़ है? जैसे तुम हो, तुम कौन हो? तुम तो जी रहे हो ना अपने आप को, तुम हो ही नहीं तभी तुम अपने आप को जी रहे हो ना, एक फाल्स बीइंग को जी रहे हो ना। तो फाल्स बीइंग को जी रहे हो तो एक व्यवहारिक सत्य को नहीं जी रहे होगे, व्यवहारिक सत्य को भी तो जी रहे हो ना। तुम कहते हो ना ये नोट है और नोट को जाके भी यूज़ करते हो, तो व्यवहारिक सत्य को नहीं जी रहे हो। तुम कहते हो ना समाज है, ये सभ्यता है, जबकि समाज और सभ्यता कहीं होती नहीं। मिलो कभी समाज से, बुलाओ उसको लंच पे, डिनर पे, हाँ मिलो कभी समाज से, नहीं मिलता ना। राष्ट्र से मिले हो कभी? तो ये चीज़ें तो अब जी तो रहे हो ना, उनको जी तो रहे हो ना। तो अब जो है व्यवहारिक सत्य भी तो होता ही है ना, कि जैसे फाल्स बीइंग होती है, नाम रूप एक फाल्स बीइंग है, होता ही नहीं है, लेकिन जब जी तो रहे हो, वैसे व्यवहारिक सत्य को भी जियोगे। तो वो उसका उसी का तोड़ है वह। तो उसमें व्यवहारिक सत्य को विवेक के साथ में उतना ही वो इन्फ्लुएंस होना है जितना कि एक बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। बैलेंस तो जरूरी है, मध्य मार्ग जरूरी है। तो उस बैलेंस की बात हम ज़्यादा टेक्निकली, ज़्यादा स्ट्रांगली कर पा रहे हैं। मध्य मार्ग की चर्चा तो सुनी है, मध्य मार्ग का शब्द तो सुना है, लेकिन उसका पूरा टेक्निकली तो नहीं सुना है ना। हम बड़े टेक्निकली और बहुत हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे व्यवहारिक सत्य, आज की एरा में व्यवहारिक सत्य क्या है। भाई हर एरा का, हर समय का व्यवहारिक सत्य अलग होगा ना। तो हम आज के हिसाब के व्यवहारिक सत्य की बातें कर रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य क्या है ना, आज की बेसिक नीड्स क्या है, कैसा क्या है, और उस हिसाब से दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना पड़ेगा। बैलेंस ही तो बिठाना है ना। बैलेंस बिठा लेंगे तो अपना जो सहज होंगे तो फिर वहाँ पर रिदम बनेगी। वो रिदम जो है, फिर उस रिदम को हम जिएंगे। और रिदम वही जो हम कह रही थी ना, उस क्वेश्चन को फिर से पूछो, तुम्हारा जो क्वेश्चन था। जी गुरु जी, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा जो ये शरीर का जो सेंटर है, और ये जो चांद सूरज धरती, ये सबका सेंटर ना एक ही है। ऐसा लगता है जब मेडिटेशन में कभी ऐसे जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ भी अगर हिलती है ना तो सब पे अफेक्ट आता है। तो क्या सबका जो केंद्र है वो एक ही है? यही है साधना में, यदि हम राइट अलाइनमेंट को उपलब्ध होते हैं, अलाइनमेंट हमारा बढ़ता है। अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ का मतलब क्या है कि हम सेपरेशन को जी रहे हैं कि नहीं मेरा सेंटर अलग, तो मेरा सेंटर अलग है तो सबका सेंटर अलग है ना। जब मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ तो दूसरों को अलग अलग जानूंगा ना, तभी तो अलग कर रहा हूँ ना। दूसरों को अलग जानने से मैं अपना सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ ना। भाई मैं अपना सेंटर कैसे क्रिएट, अपना सेपरेशन कैसे क्रिएट करूँगा? दूसरों को अलग मानूंगा तब तो मैं अपना सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ ना। और ये अनअलाइनमेंट है। और जो है साधना में क्या है, साधना में हम यही तो कर रहे हैं कि अपना केंद्र अलग है और दूसरों का केंद्र अलग है। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, जो ऑटोमेटेड है, भीतर काम कर रही है, उसको जो है हम सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, उसको फीड करना बंद कर देते हैं। उसको फीड करना बंद करते हैं तो वह जो प्रोसेस है वो काम करना बंद कर देती है। तो फिर जो है हम उस तरफ आने लगते हैं कि सब सेंटर एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं ना। ये अलग अलग सेंटर्स हैं ही नहीं, इसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग नहीं, सबके सेंटर एक ही हैं, एक ही सेंटर है। फिर हम उस स्थिति में आएंगे कि सारे सेंटर्स जो है एक ही है और सब हम ही हैं। तब जो है सारी रिदम को हम जी रहे होंगे, कॉस्मिक रिदम बनेगी। कॉस्मिक रिदम मतलब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति। जब सारे सेंटर में ही हूँ, इस स्थिति में हम आ जाते हैं और वास्तव में इसको हम डीपली जब जीने लगते हैं, पूरा जीने लगते हैं, तब हम ब्रह्मास्मि कि मतलब एक ही सेंटर है,
पूरा ब्रह्मांड एक ही है। और जो हम एक साथ जन्मे हैं, वही हम बार बार कहते हैं कि हम एक साथ जन्मे हैं और एक साथ मुक्त होंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही है, एक ही साथ उसका सृजन हुआ है। तो वो उस वननेस को, अहम ब्रह्मास्मि को हम जीते हैं। अहम ब्रह्मास्मि को जीते मतलब कॉस्मिक रिदम, राइट अलाइनमेंट हो गया। राइट अलाइनमेंट साधना का यही तो लक्ष्य है, राइट अलाइनमेंट, कि केंद्र अलग अलग नहीं है। फॉल्स बीइंग में, फॉल्स बीइंग का मतलब कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, चांद है, सूरज है, धरती है, कीड़ा है, मकोड़ा है, चींटी है ना, ये अलग मनुष्य है, ये अलग मनुष्य है, ये अलग मनुष्य है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा है। ये बहुत सारे सेंटर्स को जी रहे हैं। तो सेंटर्स का जैसे विड्रा होंगे, साधना की गहराई जाएगी, तो वहाँ पर सब विड्रा होंगे और एक ही केंद्र है, एक केंद्र को ही जिया जाएगा ना। एक ही केंद्र होता है, दूसरा केंद्र होता ही नहीं है जहाँ तक ब्रह्मांड की बात है। और फिर जो है उसके ऊपर की छलांग उसके बाद लगेगी। वह एक केंद्र जो है वह भी विसर्जित होना चाहिए। केंद्र जो है, पहले एक केंद्र पे आओगे, बहु केंद्र से एक केंद्र पे आओगे। बहु केंद्र यानी बिल्कुल एक जो है खंडित मनस्कता को जी रहे हो, सिजोफ्रेनिया को जी रहे हो, बहुत सारे केंद्रों को जी रहे हो। ये बहुत सारे केंद्र जो है विसर्जित हो जाएंगे। सारे केंद्र जब ये विसर्जित हो जाएंगे तब जा करके बात बनेगी। कौन सी बात बनेगी? कि जो है अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि जो है फिर वह एक जंपिंग बोर्ड है। वह नियति नहीं, वह पहुंचना नहीं हुआ, वह मुक्ति नहीं है, वह मुक्ति नहीं है। सेल्फ सेंट्रिक हो गए, एक सेंटर पे आके खड़े हो गए, वह जंपिंग बोर्ड बनेगा। इसलिए हम शुरू से ही इसकी बात करते हैं और सबके भीतर हम ये बात डालते रहते हैं। अभी से वह ऐसे अपना, हम कहते हैं कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं कि जो है अंततः ये जंपिंग बोर्ड बनेगा और इस जंपिंग बोर्ड से छलांग लेनी है। ये सेंटर भी डिजॉल्व होना चाहिए, आत्मा और परमात्मा सब जाना चाहिए, सब विसर्जित होना चाहिए, है ना। जो जब तक सब विसर्जित नहीं होगा बात बनी नहीं। परिपूर्ण मुक्ति उसके पहले नहीं है। तो परिपूर्ण मुक्ति में ये सब जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा हो रहा है यदि ये बात आ रही है, क्योंकि साधना में बेसिक चीज़ तो यही है ना कि अलग अलग जो सेंटर्स हैं, जो सेपरेशन है, अलग अलग सेंटर मतलब अलग अलग सेपरेशंस, ये सेपरेशंस विड्रा होने चाहिए और वननेस की फीलिंग आनी चाहिए। वननेस को जिया जाएगा कि सब एक ही हैं और एक साथ सब सांस ले रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की सांस ही एक है, पूरे ब्रह्मांड की सांस ही एक है। और वो जो सांस है उस सांस का ही तो क्रिएशन है। वो हम कह रहे हैं ना, वो जो ब्रीद है, कॉमन ब्रीद है, उस कॉमन ब्रीद का ही क्रिएशन है ब्रह्मांड है। और क्या है? एक कॉमन ब्रीद है। कॉमन ब्रीद का जो है यह अपना है और कॉमन ब्रीद जो है एक सेंटर से है, एक सेंटर है, उसकी कॉमन ब्रीद है, वही कॉस्मिक रिदम है। उस कॉस्मिक रिदम की हम बात कर रहे हैं। अलाइनमेंट होना है, अलाइनमेंट मतलब उस कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाना है। एक हो जाना है मतलब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आ गई और उसके बाद में इसके बाहर की छलांग लगेगी, इसके ऊपर निकलना है जहाँ पर कोई सेंटर होगा ही नहीं। सेंटर है तब तक तो फंसावट है ना, चाहे वो कितना भी ऊंचा सेंटर हो। सेंटर तो सेंटर है, फंसावट है, सेपरेशन है, बड़े लेवल का सेपरेशन हो गया है ना। उसके आगे भी छलांग लगनी है ना। और कोई क्वेश्चन है? तो हाँ, जैसे गुरुजी आप कहते हैं ना कि साधना में एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जैसे हम सबसे बड़ा से बड़ा भी हम अनुभव कर सकते हैं खुद को और सबसे छोटे से छोटा भी अनुभव कर सकते हैं। तो वो जैसे आकाश शरीर को हम जीते हैं, तो ये कौन सा शरीर है या कौन सी अवस्था है जिसको हम जीते हैं? हाँ, ये जो आकाश शरीर में हम अपने इस शरीर को जो कभी बहुत बड़ा अनुभव करते हैं, इस शरीर को कभी बहुत छोटा अनुभव करते हैं। ये इस शरीर की बात हुई। लेकिन जो है ब्रह्मांडी काया जो है वो छठवां शरीर है, ब्रह्म काया, कॉस्मिक बॉडी। उसमें जो है पूरे कॉस्मॉस को हम जी रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम जी रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड एक है। ये सिर्फ शरीर बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। जितने भी शरीर यहाँ अलग अलग भास रहे हैं वो अलग अलग शरीर नहीं है, वो एक बड़े शरीर का एक हिस्सा है। ये शरीर वो जैसे एक बड़े शरीर की एक कोशिका मात्र है। उसमें चाहे सूरज हो, चांद हो, तारे हों, ये जो भी गैलेक्सी दिख रही है, मनुष्य दिख रहे, चींटी दिख रही, ये दिख रहे, वो छोटा बड़ा सब कुछ, ये सब जो है उस बड़े शरीर के अंग हैं। हम पूरे उस शरीर को जी रहे होते हैं जिसमें हम ब्रह्म काया कहते हैं, कॉस्मिक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। और यह अनुभव जो वहाँ तक ले जाता है। और इसकी ब्रीद एक ही ब्रीद होगी ना। एक बड़ी बॉडी है, उसकी ब्रीद अलग अलग थोड़ी ना होगी, है ना। और एक्चुअली वहाँ जा करके वो मेटाफिजिकल जो मिस्ट्रीज़ हैं वो अनफोल्ड होती हैं कि वह जो ब्रीद है वह ब्रीद ही क्रिएशन है। वह ब्रीद से ही सब कुछ बना है। वो ब्रीद चल रही है, वह ब्रीद ही ये सब कुछ है। ब्रह्मांड जो एक ब्रीद है, ब्रीद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक ब्रीद के अलावा कुछ नहीं है, श्वास के अलावा कुछ नहीं है। वो श्वास का आना जाना है पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड जो श्वास का आना जाना मात्र है। तो उस श्वास के आने जाने से ब्रह्मांड का सृजन होता है, ठीक है ना। और वह कॉस्मिक रिदम है। लेकिन उसके ऊपर उठना है। वह ब्रह्म काया को जीने के बाद में उसके बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है।
उसके बाद पार पार छलांग लेनी है। यहाँ भ्रांति हो जाती है, साधक कई बार फंस जाता है कि बस हो गया, अंतिम मुक्ति हो गई, परम सुख हो गया, परम सुख को पा लिया, ब्रह्मानंद पा लिया, आम ब्रह्मास्मि, बात पूरी होगी। बात पूरी नहीं हुई, बात आगे जा कर के पूरी होगी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? है तो बोलो। जी गुरुजी, वैसे हम जब हम सपना, मतलब हम जिसको सपना कहते हैं, हम जिसको जीते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसको हमने कभी जिया ही नहीं है पर फिर भी हम उसको जीते हैं उस अवस्था में, नींद की अवस्था में। तो मतलब एक बार मुझे ऐसा आया कि जैसे मैं एक जगह पे हूँ और बहुत सारे लोग हैं, जैसे बुद्ध में होते हैं ना, बुद्ध धर्म में कैसे होते हैं, ऐसे कपड़े पहने होते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, कोई संघ है। हाँ, संघ है। तो ऐसा लग रहा था, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही थी, पर जब सब लोग अटेंशन दे रहे थे ना तो लग रहा था कि मेरे इस तरफ देख रहे हैं, ऐसा। बाकी मैं अपने आप को नहीं देख पा रही थी। पर एक वक्त ऐसा लगा कि जैसे ये जिसके सामने अटेंशन दे रहे हैं ना, वो समाधि की अवस्था में जा रहे हैं, उनकी समाधि की अवस्था है। तो वो मैं अपने आप को पॉइंट कर रही थी कि शायद वो मैं हूँ, क्योंकि अटेंशन मुझे मिल रहा था उस सोल को। तो वो समाधि की अवस्था में मैं जा रही थी और सब कुछ हुआ, पर उस वो प्रोसेस के बाद जो सद्गुरु थे उन्होंने कहा आपकी परम मुक्ति नहीं है, क्योंकि आपने जो आनंद भाव था ना उसको आपने पकड़ के रखा आखिरी अवस्था में, तो आपको वापस आना पड़ेगा, आनंद को भी छोड़ना पड़ेगा, जो उत्सव होता है, आनंद होता है। तो ये मतलब कैसे हो सकता है, कैसे मतलब ये जो है पहले ऐसी परिस्थितियाँ, मतलब जो गुरुकुल परंपरा है या जो संघ की परंपरा है, जो अपना साधना के संघ हुआ करते रहे, तो उसमें जो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया होती रही है, अभी भी होती है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन अब वो वैसी बात नहीं रही कि अंत समय में जैसे शरीर छोड़ा जाता है तो साधनात्मक स्थिति में छोड़ा जाता है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पूरा संघ इकट्ठा होता है, कोई भी भिक्खु उस बीच का या कोई भी अपना संघ का सदस्य हो गया, साधक है, वो शरीर छोड़ रहा है तो उस समय पूरा संघ इकट्ठा होगा और उसे पॉजिटिव वाइब्स देगा और वहाँ पर जो है वह शरीर छोड़ेगा, और शरीर छोड़ते समय जो है उसकी मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वो परम मुक्ति नहीं हो पाती है यदि उसने कुछ भी पकड़ के रखा हो, चाहे आनंद को पकड़ के रखा हो। पकड़ के रखा है मतलब दो हो गया ना, एक पकड़ने वाला, एक जिसको पकड़ा जा रहा है। चाहे उत्सव की वो, बहुत सारे लोग आग्रही होते हैं ना कि क्या उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा क्या है, क्या है कुछ है ना, हाँ, आनंद हमारा जो है वो धर्म है, उत्सव हमारी जाति है, ऐसा कुछ भी एक वो चलता है, कोई वाक्य है। तो वो जो है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक स्टेज तक ले जाएगा, इस स्टेज के बाद में छूटना चाहिए। लेकिन इसको यदि पकड़ के रख लिया तो ये बाधा बन जाएगी, ये अंतिम स्थिति नहीं है। अंतिम स्थिति नहीं है मतलब फिर से आना पड़ेगा, स्कूल का बस्ता फिर से मिल जाएगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय फिर से चालू हो गया। तब फिर एक लाउड स्पीकर में एक आवाज़ आई, फिर सदगुरु ने बोला कि जब आप शरीर छोड़ोगे ना तो एक तरंग मात्र भी नहीं होनी चाहिए, तब आपकी परम मुक्ति है, ऐसा लाउड स्पीकर पे बजा। और फिर वो शांत हो गया। हाँ, तो बस वही है कि तरंग मात्र भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी तरंग जो है, तरंग तो सेपरेशन है ना, मतलब वो जो है निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, जहाँ निश्चल तत्व है, जहाँ पर कोई तरंग नहीं, तरंग है तो मतलब निश्चल कैसे रहा, तरंग रहित अवस्था ही निश्चल होगी ना। तो कोई भी तरंग जो है वह जन्म का कारण बनेगी, कोई भी तरंग जो है वह जन्म का कारण बनेगी। तो इस मामले में जो है बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उस अवेयरनेस को अल्टीमेट लेवल तक लेके जाना है, और उसके बाद वह अवेयरनेस मात्र रह जाए और कुछ न बचे। परम चेतन है, परम चेतन का मतलब हाँ अवेयरनेस के अलावा कुछ भी नहीं बचा।